हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरबी जेई की न्यू रिक्रूटमेंट के अपडेट के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक सर्कुलर आउट हुई थी जिसमें यहाँ पे वैकेंसी के बारे में अपडेट दिए गए थे। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या जूनियर इंजीनियर के साथ साथ सीनियर सेक्शन इंजीनियर यानी एसएसई की भर्ती आ रही है या फिर नहीं आ रही है। बहुत सारे छात्र के क्वेरीज आ रहे हैं कुछ दिनों से। इसके बाद देखिए सीएमएस केमिकल एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर का न्यू पोस्ट है जो कि क्रिएट हुए हैं और इसकी भी नोटिफिकेशन आने वाली है फ्रेंड्स। सबसे अच्छी पोस्ट है लेवल 7 के अंतर्गत। तो इसके बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे कि आखिर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एज लिमिट क्या क्या मांगे जाते हैं आपके जेई, सीएमए, डीएमएस और इसके बाद सीएमएस वाले पोस्ट में। सब कुछ पूरे विस्तार में जानते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप लोग रेलवे की डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है रेलवे ऑल एग्जाम्स मैथमेटिक्स करके, जहां पे प्रीवियस ईयर में जितने भी पेपर हुए हैं रेलवे के सभी के मैथमेटिक्स के प्रश्न आपको इस बुक में मिल जाते हैं, जो कि 16 पेपर चैप्टर वाइज और टाइप वाइज सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। वही देखिए इनका रीजनिंग का भी बुक आता है दोस्तों, जो कि सेम टू सेम अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं रेलवे के सारे के रीजनिंग के आए हुए प्रश्न आपको चैप्टर वाइज टाइप वाइज सोल्यूशन इस बुक में मिल जाते हैं। जीके के लिए देखिए इनका सार संग्रह का भी बुक आता है, जो कि सामान्य अध्ययन का अभी तक का प्रश्न पूछा गया सब कुछ आपको इस बुक में मिल जाते हैं। और आरआरबी एलपी के लिए पर्टिकुलर प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऐसे केस में देखिए फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज का जो पेपर हुआ था 2018 वाली भर्ती में, सब कुछ आपको शिफ्ट वाइज 16 पेपर आपको इस बुक में मिल जाते हैं, 56 सेट्स, जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो चाहो तो इन बुक्स को आप लोग कंसिडर कर सकते हो, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन माध्यम दोनों जगह पे अवेलेबल है। फ्रेंड्स, जैसा कि इस नोटिफिकेशन से आप सभी लोग जरूर अवगत होंगे, जो कि यहाँ पे 18/6/2024 के डेट में आया था। और यहाँ पे देखिए जनरेशन ऑफ रिक्रूटमेंट इंडेंट, यानी कि खास करके जो रेलवे के अंतर्गत जूनियर इंजीनियर, डीएमएस, सीएमए और इसके बाद केमिकल सुपरवाइजर और मेटलर्जिकल सुपरवाइजर, ये कई तरह के जो पोस्ट हैं जो आपके आरआरबी जेई के अंतर्गत आ रहे हैं, इसकी रिक्रूटमेंट में कितने पोस्ट होने चाहिए इसके बारे में यहाँ पे अपडेट आए थे, जिसमें बताया गया था कि यहाँ पे जो पोस्ट है उसका जो अभी OIRMS पोर्टल है उसमें डालना है सारा कुछ वैकेंसी आरआरबी वाइज और कैटेगरी वाइज सारे के सारे जोनल रेलवे को, ठीक है। जिसमें पोस्ट आ रहा है किसका किसका, जूनियर इंजीनियर, डीएमएस, सीएमए और केमिकल सुपरवाइजर और मेटलर्जिकल सुपरवाइजर, ठीक है। पैरामेडिकल कैटेगरी के भी आएंगे, लेकिन ये दूसरी नोटिफिकेशन है। तो एक नोटिफिकेशन आपका ये हो गया, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। एक और अपडेट इन्होंने दिया था कि नोडल आरआरबी लेयर तक 27/6/2024 तक यहाँ पे सारा कुछ प्रोसेस हो जाना चाहिए, यानी 27 जून तक सब कुछ जो OIRMS पोर्टल पे डालना है वैकेंसी आरआरबी वाइज कितनी है, इसके बाद कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी से कितनी है, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी को कितनी पोस्ट मिलेगी, ये सब कुछ करके नोडल आरआरबी जो हेड आरआरबी होती है, जो आरआरबी जेई का पेपर इस बार कंडक्ट कराएगी, सब कुछ सही तरीके से उनके पास सब कुछ क्लियर कर देना है 27/6/2024 तक। और इसके बाद CEN उसी नोटिफिकेशन पे ड्राफ्ट कर लिया जाएगा और जुलाई मंथ में दोस्तों आपकी नोटिफिकेशन ऑफिशियल आ जाएगी और ऑनलाइन आवेदन भी जुलाई मंथ में शुरू हो जाएंगे। तो ये तो पहले भी आपको मैंने बता दिया था। मेन यहाँ पे कारण है फ्रेंड्स, जो कि जो रिक्रूटमेंट की और वैकेंसी की आकलन हुई है उसमें कौन कौन से पोस्ट की हुई है, और सवाल आ रहे हैं एसएसई के ऊपर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर के भर्ती के ऊपर। तो देखिए जो वैकेंसी का आकलन किया गया, ये इन्हीं सारे पोस्ट पे वैकेंसी का आकलन इन्होंने किया है। जूनियर इंजीनियर जेई सेफ्टी और नॉन सेफ्टी कैटेगरी का 7,346 पोस्ट, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट डीएमएस का 398 पोस्ट, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट सीएमए का 150 पोस्ट। दो अलग पोस्ट का इन्होंने जिक्र किया है, केमिकल सुपरवाइजर जो कि रिसर्च में लेवल 7 के अंतर्गत है RDSO में, ठीक है। ये आपके टोटल 5 पोस्ट रहने वाले हैं। मेटलर्जिकल सुपरवाइजर जो कि रिसर्च लेवल 7 के अंतर्गत RDSO में ये 12 पोस्ट रहने वाले हैं, यानी दो अलग तरह का पोस्ट है। जो मात्र 19 तरह का पोस्ट है लेवल 7 के अंतर्गत, और बाकी सारे जो है वो लेवल 6 के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, 4200 ग्रेड पे में। और ये जो पोस्ट आपका दिख रहा है 4 और 5 वाला, ये दोस्तों लेवल 7 के अंतर्गत आता है और यहाँ पे 4600 के ग्रेड पे में आता है। यानी सबसे ज़्यादा सैलरी की बात करें तो इन दोनों पोस्ट पे मिलने वाली है, और एक तरह से काफ़ी अच्छा रुतबा भी होता है इन दो पोस्ट का, क्योंकि रिसर्च के अंतर्गत RDSO के अंतर्गत आपकी जॉब यहाँ पे रहती है, सुपरवाइजर का है, और तुरंत ही एक प्रमोशन के बाद सुपरिटेंडेंट यहाँ पे बन जाते हैं लेवल 8 के अंतर्गत। अब यहाँ पे देखा जाए तो कहीं भी दोस्तों सीनियर सेक्शन इंजीनियर की पोस्ट का जिक्र ही नहीं किया गया है, जबकि दोस्तों 2015 में लास्ट यहाँ पे एसएसई की भर्ती इन्होंने निकाली थी जेई के साथ साथ। इसके बाद क्या किया कि 2018 में यहाँ पे बैन लगा दिया कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से हम लोग निकालेंगे ही नहीं एसएसई, जो जेई रहेंगे उनको प्रमोट करके एसएसई हम लोग बनाएंगे। फिर से देखा आप लोगों ने कि 2022 में ये लोग सर्कुलर निकाल करके एसएसई की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का कर दिए थे कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाली जाएगी, डायरेक्ट भर्ती होगी। यही आस लगा के रह रहे थे बहुत
सारे छात्र कि यहाँ पे अब जूनियर इंजीनियर की भर्ती आएगी तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर की भी भर्ती आएगी, और सीनियर सेक्शन इंजीनियर इजीली हम लोग बन सकते हैं एक पेपर निकाल करके। लेकिन फ्रेंड्स, छात्र का जो यहाँ पे डिमांड था, एक तरह से कहिए कि उस पर पानी फिर गया है, रेलवे वालों ने पानी फिर दिया है। कोई भी एसएससी वैकेंसी का आकलन नहीं किया है दोस्तों, और जब वैकेंसी का आकलन नहीं किया है इसका मतलब है कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर की भर्ती आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा से नहीं देखने को मिलेगी। जितना पोस्ट का यहाँ पे आकलन हुआ है यही सारे पोस्ट पे आपको भर्ती देखने को मिलेगी। सीनियर सेक्शन इंजीनियर लेवल 7 के अंतर्गत आता था, तो ये तो पोस्ट नहीं आने वाली है, लेकिन इसकी जगह पे 2 पोस्ट आएगी। लेकिन दोस्तों, ये कुछ ही लोग आवेदन कर सकते हैं। सीनियर सेक्शन इंजीनियर में बहुत सारे छात्र एलिजिबल हो जाते थे, ठीक है। तो बुरी खबर है कई सारे छात्र के लिए जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर डायरेक्ट बनना चाहते थे। यहाँ पे एसएससी की भर्ती इस वाले नोटिफिकेशन में जो जेईई की आ रही है इसमें आपको नहीं देखने को मिलेंगी। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं हम लोग क्वालिफिकेशन की। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर जो कह लें कि एलिजिबिलिटी क्या रखी जाती है, ये जो नए 2 पोस्ट आ रहे हैं इसके ऊपर, क्योंकि इनके बारे में तो लगभग सभी कैंडिडेट को पता ही होगा। हालांकि वीडियो के अंत में ये सभी मैं डिस्कस कर दूंगा, लेकिन ये जो 2 नई पोस्ट क्रिएट हुई है, आखिर इस पर आवेदन कौन कौन से छात्र कर पाएंगे, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, तो चलिए इसको मैं बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सीएमएस का जो पोस्ट होता है उसके रिगार्डिंग 22/5/2019 के डेट में ही एक संशोधन किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, और नए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे तय किए गए थे, जिसमें देखा जाए कि कौन कौन से छात्र एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, पहला यहाँ पे मांगा गया है बैचलर्स डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री विथ मिनिमम ऑफ 45% मार्क्स। और ये दोस्तों जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये है सीएमए वाली पोस्ट की, यानी कि केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट लेवल 6 वाले पोस्ट का, जो कि 4200 ग्रेड पे के अंतर्गत आता है। देखिए सीएमए वाले पोस्ट का ए है, तो सीएमएस जो पोस्ट है उसका क्या है, तो इसका पोस्ट, इसके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये नीचे है दोस्तों, यहाँ पे और करके जो मेंशन है ये वाली पोस्ट है, ठीक है, यहाँ से। तो एक क्वालिफिकेशन है। सेकंड में यहाँ पे लिखा है बीटेक इन मेटलर्जिकल एंड केमिकल इंजीनियरिंग, यानी जो कैंडिडेट यहाँ पे बीटेक कर चुके हैं या तो मेटलर्जिकल में या तो केमिकल इंजीनियरिंग में, वो छात्र हैं जो कि सीएमएस वाली जो पोस्ट है, जो नई पोस्ट क्रिएट हुई है, इस पे बिल्कुल भी एलिजिबल यहाँ पे हो जाएंगे। और एन एमएससी डिग्री इन केमिस्ट्री और अप्लाइड केमिस्ट्री, या फिर अगर बीटेक डिग्री आपके पास नहीं है तो एमएससी आप लोग अगर कर चुके हो किसमें, केमिस्ट्री में या फिर अप्लाइड केमिस्ट्री में, तब भी आप लोग बिल्कुल यहाँ पे एलिजिबल हो जाइएगा। जो सिर्फ और सिर्फ बीएससी कर चुके हैं केमिस्ट्री में, ठीक है, वो यहाँ पे सीएमएस वाले पोस्ट पे एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन सीएमए जो केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट वाली है उस पर एलिजिबल हो जाएंगे, जो कि ऊपर वाला मैंने बताया कि ये सीएमए वाले पोस्ट के लिए है, सीएमए का। और ये जो नीचे आप लोग देख रहे हो ये दोस्तों सीएमएस जो नई पोस्ट निकली है उसका है, ठीक। तो यहाँ से एक तो क्लियर हो गया कि बीटेक वाले भी एलिजिबल हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर मेटलर्जिकल वाले या फिर केमिकल इंजीनियरिंग वाले, और या तो एमएससी वाले एलिजिबल हैं जो कि एमएससी डिग्री इन केमिस्ट्री और अप्लाइड केमिस्ट्री है, तभी आप लोग एलिजिबल यहाँ पे हो जाइएगा। इसी तरह से देखिए, जो केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट लेवल 6 का जो पोस्ट होता है, इस पे कौन कौन एलिजिबल हो जाएंगे, तो इसमें बैचलर्स डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री विथ मिनिमम ऑफ 45% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, यानी इसमें अगर बीएससी कर चुके हो किसमें, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री आपकी होनी चाहिए। बीएससी कर चुके हो साइंस में जिसमें फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री आपका है, तब आप लोग एलिजिबल हो। ध्यान रहे आपका मेन सब्जेक्ट या तो फिजिक्स होनी चाहिए या तो केमिस्ट्री होनी चाहिए, और सब्सिडियरी में अगर फिजिक्स मेन है तो सब्सिडियरी में 2 साल के लिए केमिस्ट्री होनी चाहिए। अगर केमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट है तो आपका 1 साल या फिर 2 साल के लिए, या फिर सेमेस्टर वाइज होता है तो कुछ सेमेस्टर के लिए फिजिक्स आपके साथ होनी चाहिए इस बीएससी में, तभी आप लोग एलिजिबल माने जाइएगा। अगर कोई बीएससी करते हैं फिजिक्स से और केमिस्ट्री उनका तीनों साल के लिए नहीं है, तो ऐसे केस में एलिजिबल नहीं पाया जाइएगा। और बीएससी अगर केमिस्ट्री है और फिजिक्स नहीं है, तीनों साल या फिर कोई सेमेस्टर में नहीं फिजिक्स रखे थे, तो ऐसे केस में भी एलिजिबल नहीं पाया जाइएगा, क्योंकि साफ साफ मेंशन है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो दोनों ही आपका होना चाहिए बीएससी में, तभी आप लोग केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट लेवल 6 वाला जो पोस्ट है इस पर आप लोग एलिजिबल हो जाइएगा। रही बात जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे, तो जूनियर इंजीनियर का तो बहुत तरह का पोस्ट है फ्रेंड्स। इससे पहले डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट का भी देख लेते हैं, इसका भी पोस्ट आ रहा है। तो इसमें देखिए 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, यानी 3 साल का डिप्लोमा आपके पास है, डिप्लोमा किसी भी सब्जेक्ट से डिप्लोमा आपका है दोस्तों, किसी भी फील्ड में, तो स्ट्रीम में, तो आप लोग बिल्कुल एलिजिबल हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 4 इयर्स का बीई या फिर बीटेक है, बीटेक है, तभी आप लोग डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट वाले पोस्ट पे एलिजिबल हो जाइएगा। जूनियर इंजीनियर की बात कर लें जेई की, तो जेई का तो कई तरह का पोस्ट आता है, जैसे जेई सिविल का आ जाएगा, जेई इलेक्ट्रिकल का, जेई मैकेनिकल का, जेई एसएनटी वाली पोस्ट आ जाएगी। इस तरह से देख रहे हो कि जेई यहाँ पे
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आ जाता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत। तो ये सारे पोस्ट पे अलग अलग यहाँ पे मांगे जाते हैं। मेनली यही है कि जो भी जेई के पोस्ट यहाँ पे आते हैं उसमें अगर आप लोग 3 इयर्स डिप्लोमा कर चुके हो, जैसे काफ़ी सारे सिविल के आते हैं, तो सिविल में 3 इयर्स का डिप्लोमा आपके पास है तो आप लोग बिल्कुल इसमें एलिजिबल हो जाते हो। और या तो दोस्तों 4 इयर्स का, देखिए 4 इयर्स का आपके पास यहाँ पे अगर 4 इयर्स वाला बीई बीटेक है तभी आप लोग यहाँ पे जेई सिविल के लिए एलिजिबल हो जाइएगा। इसी तरह से बात करें तो आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का देख लिया। मैकेनिकल में वही बात आती है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखिए 3 इयर्स डिप्लोमा है जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैन्युफैक्चरिंग या फिर मैकेट्रॉनिक्स या फिर इंडस्ट्रियल मशीनिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल, टूल्स एंड मशीनिंग, टूल्स एंड डाई मेकिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ये सब में आपका डिप्लोमा है या फिर बीई बीटेक है तब आप लोग एलिजिबल हो जाएगा। क्योंकि मैकेनिकल में बहुत तरह का पोस्ट आता है जिसमें ये सारे जो इन सभी से कर रखे होते हैं वो बिल्कुल एलिजिबल यहाँ पे होते हैं। वही बात कर ले यहाँ पे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वाले में, तो देखिए इलेक्ट्रिकल वाले में भी कई तरह के पोस्ट निकालते हैं और इसमें भी काफ़ी सारे जो स्ट्रीम से किए हैं वो भी एलिजिबल हैं। जैसे 3 इयर्स डिप्लोमा या फिर 4 इयर्स का बीई बीटेक आपके पास है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर इसके कम्बिनेशन ऑफ सब स्ट्रीम में, तभी आप लोग एलिजिबल यहाँ पे हो जाते हो। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे खास करके SNT वाले पोस्ट पे, तो SNT वाले में और भी ज़्यादा एलिजिबल हैं। जैसे कि इस पोस्ट पे कौन कौन एलिजिबल हो जाएंगे? जो इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से की है वो भी छात्र जो है SNT वाले पोस्ट पे एलिजिबल है। तो काफ़ी सारे स्ट्रीम होते हैं दोस्तों जेई वाले में जो कि यहाँ पे एलिजिबल कर देते हैं बीई बीटेक डिप्लोमा को। इसी तरह से देखा जाए तो यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस का भी आया था पिछला बार, इस बार हो सकता है नहीं आए, तो इसका भी देख सकते हो कि क्या है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले। अब इसमें देख लीजिए तो PGDCA किए हैं वो भी एलिजिबल इस पोस्ट पर माने जाते हैं, BSc कंप्यूटर साइंस में किए हैं वो भी एलिजिबल माने जाते हैं, BCA करने वाले भी एलिजिबल माने जाते हैं, बीटेक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है तभी एलिजिबल हो, बीटेक कंप्यूटर साइंस में है तभी एलिजिबल हो, DOEACC बी लेवल का कोर्स आप लोग किए हो 3 इयर्स का, ठीक है, तभी आप लोग इसमें एलिजिबल होता हो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर पोस्ट आती है तो, ठीक है। तो नोटिफिकेशन आएगी तभी पता चलेगा कि आखिर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस बार पोस्ट दिए हैं या फिर नहीं। लेकिन जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, SNT ये सब तो आएगा ही आएगा। CMA का आएगा, DMS वाली पोस्ट आएगा, इसके बाद 2 अलग अलग पोस्ट CMS का निकला है वो भी आपका यहाँ पे आने ही वाला है। अब रही बात दोस्तों एज लिमिट की कि आखिर एज लिमिट क्या रहने वाले हैं, तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है, जो यहाँ पे CMA वाली पोस्ट है और जो यहाँ पे DMS वाली पोस्ट है, इन सभी के लिए प्रीवियस में 2018 में जो भर्ती आई थी इसमें 18 से 33 साल यहाँ पे UR के लिए रखे गए थे, ठीक है। तो 18 से 33 साल तो पहले के अकॉर्डिंग है ही, लेकिन इस बार दोस्तों कोविड के कारण जो 6 साल लेट लतीफ़ी हुई, भर्ती नहीं दिए, इतना जो कोविड के कारण यहाँ पे एज बर्बाद हुआ है छात्र का, इन सबको देखते हुए 3 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन रेलवे दे रही है सारी की सारी भर्ती में, वन टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे इस बार जो भर्ती आने वाली है इसका एज लिमिट हो जाएगा UR का 18 से लेकर 36 साल वाले यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। EWS का भी 18 से 36 रहने वाले हैं। वही बात करें OBC की तो 18 से लेकर 39 साल वाले बिल्कुल एलिजिबल हो जाएंगे। और इसके बाद बात करें SC ST की तो SC ST वाले 18 से लेकर के 41 साल तक वाले भी यहाँ पे बिल्कुल भी एलिजिबल हो जाएंगे। वही बात कर ले एज लिमिट की हम लोग नए पोस्ट की, जो कि यहाँ पे पोस्ट निकली है केमिकल सुपरवाइजर और मेटलर्जिकल सुपरवाइजर का लेवल 7 के अंतर्गत। तो देखिए इसका जो यहाँ पे एज लिमिट रखा जाता है वो दोस्तों 22 साल से लेकर के यहाँ पे 33 साल का पहले से यहाँ पे रखा गया है। पहले के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ 22 साल मिनिमम माना जाता है और मैक्सिमम यहाँ पे 33 साल मांगा जाता है UR का, ठीक है। लेकिन इस बार एज में रिलैक्सेशन अगर दे रहे हैं तो 3 साल का यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन ये लोग देंगे ही देंगे। तो मिनिमम हो जाएगा UR और EWS के लिए 22 साल से लेकर के यहाँ पे 36 साल हो जाएगा। वही OBC की अगर बात कर लें तो 22 साल से लेकर के यहाँ पे हो जाएगा 39 तक। और इसके बाद SC ST में देखा जाए तो 2 साल एक्स्ट्रा और जोड़ लीजिए तो 22 साल से लेकर के 41 साल तक 41 ईयर तक यहाँ पे हो जाएंगे मिनिमम जो है यहाँ पे एज का क्राइटेरिया। और मैक्सिमम देखा जाए तो 41 साल तक वाले भी और OBC वाले 39 साल तक वाले भी और UR EWS वाले 36 साल तक वाले भी यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। बाकी दोस्तों फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने दीजिए, उसमें सब कुछ क्लियरली आपको पता चल जाएगा। प्रीवियस के नोटिफिकेशन और सारा कुछ रेलवे के रूल है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ मैंने क्लैरिफाई करने की कोशिश की, जो भी छात्र के उनमें अभी डाउट थे। जुलाई मंथ में ही फुल नोटिफिकेशन आने वाली है। RRB वाली वैकेंसी, कम्युनिटी वाली वैकेंसी, किस तरह के पोस्ट की वैकेंसी आएंगे सब कुछ आपको पर्टिकुलरली पता चल जाएगा फुल नोटिफिकेशन में। तो वीडियो को जरूर आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।